अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैदा मसूद है। मैं सुबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल में गायनी के शोबे में सरबराह के तौर पे काम कर रही हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट और FMJ हेल्थ केयर हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर में करती हूँ। आपसे अक्सर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। आज जिस अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि सिजेरियन सेक्शन रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, ये ऑपरेशन से डिलीवरीज इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं, नॉर्मल डिलीवरीज होनी कम क्यों हो गई हैं। तो ये वाकई बहुत अहम टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया है और हम इस वक्त 5वीं बड़ी आबादी हैं दुनिया की, और इस बढ़ती चढ़ती आबादी की वजह से हमारा आबादी बढ़ने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी रेट, सिजेरियन रेट, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसी पे बात करना चाह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, क्या इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व है, क्या इसमें मरीज़ और उसके अटेंडेंट इन्वॉल्व है या उनकी गलती से हो रहा है, क्या इसमें अस्पताल इन्वॉल्व है, क्या वजह है जो ये बढ़ रहा है और आखिर इसका हल क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो आज इन दोनों मौज़ूआत पे हमारी बात होगी, लेकिन सबसे पहले समझने की बात यह है कि सिजेरियन सेक्शन एक रेस्क्यू सर्जरी है, लाइफ सेविंग सर्जरी है, जान बचाने वाली सर्जरी है। यानी अगर मैं इस नॉर्मल दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती हूँ और मुझे कोई ख़तरा है तो छत काट के मुझे निकाल लिया जाए तो क्या ये लाइफ सेविंग है ना, ये तो रेस्क्यू है, इसी को सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। लेकिन ये जान बचाने वाली रेस्क्यू सर्जरी अब शौकिया भी करवाई जाती है, कह के भी करवाई जाती है, तो इसके पीछे क्या अवामिल है, आज हम इन्हीं अवामिल पर बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम आते हैं अपनी पहली बात, यानी कि सिजेरियन रेट कौन बढ़ा रहा है। देखिए, 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं डिलीवरी में, या 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक मरीज़ खुद और उसके लवारिटीन या अटेंडेंट्स, दूसरे डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है, और तीसरे अस्पताल या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कि ये इलाज हो रहा है। तो इन तीनों में जिम्मेदारी हम किसको दे सकते हैं? तो सबसे पहले हम डॉक्टर की ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे मरीज़ों में ये ख्याल बहुत कॉमन है कि ये सिजेरियन रेट डॉक्टर बढ़ा रहे हैं और ये सारा किया धरा डॉक्टरों का है, ये अपने पैसे बनाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो शायद ऐसा नहीं है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैं खुद चुके गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं तो सपोर्ट करूँगी उनको, ऐसा नहीं है। आप खुद भी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, सिजेरियन रेट पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। किसी ज़माने में ये 11% होता था, फिर ये और बढ़ा, ये 30% चला गया और अब ये 30 से भी आगे जा रहा है, जबकि WHO अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि इसको 10 से 15% होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा एक मुल्क है, बराबर मुल्क टर्की में ये रेट अब 50% से भी ऊपर चला गया है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये मोर देन 50% है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% तो नहीं है, लेकिन बहरहाल 30% से आगे बढ़ गया है। यानी 1/3 से ज़्यादा डिलीवरी सिजेरियन हो रही है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो अगर डॉक्टर करप्ट है, वो आपका सीजर से पैसे बनाने के लिए कर रहा है, तो फिर तो उसको मोर देन 50% हर जगह हो जाना चाहिए। फिर तो नॉर्मल डिलीवरीज ना होने के बराबर होनी चाहिए, इससे कि डॉक्टर का तो फ़ायदा फिर सिर्फ सीजर में है, वो फिर सीजर ही क्यों ना करे। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए शायद 2-4 होंगे ऐसे, मैं ये नहीं कहती कि काली भेड़े हर जगह नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हर एक से होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं है। मोस्टली डॉक्टर पैसों के लिए सीजर नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर के लिए कही जा सकती है वो है टाइम कंस्ट्रेंट। नॉर्मल डिलीवरी बहुत लंबा टाइम लेती है और इसमें बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत सब्र से इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स मेथड्स करने पड़ते हैं ताकि पेशेंट के पेन बढ़े, बच्चे की धड़कन ठीक रहे, हम इंतज़ार कर सकें। ये एक लेंथी प्रोसेस होता है और इसमें डॉक्टर को, जिसका बहुत बिजी शेड्यूल हो, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आप ये बात सोच सकते हैं कि हो सकता है डॉक्टर अपना टाइम बचाने के लिए सीजर कर देते हो, ऐसा कहीं पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन इसका भी हल है और अक्सर डॉक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन ने इसका हल निकाला हुआ है। और अभी हम जब इसके हल की बात करेंगे तो हम ये वाली बात दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई डॉक्टर की कि क्या वो पैसे कमाने के लिए सीजर कर देते हैं या टाइम बचाने के लिए सीजर कर देते हैं। ये इस टॉपिक पे हम अभी फिर दोबारा बात करेंगे। अब हम आते हैं पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स की तरफ कि क्या पेशेंट खुद जिम्मेदार होता है अपने सीजर का। तो आप सब यही कहेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं, कौन चाहेगा कि उसका सीज़र हो जाए, तो वो तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उनका सीज़र हो। देखिए, चाहना और बात है और उन चीज़ों पे अमल ना करना जिनसे सिजेरियन को रोका जा सकता है, वो एक अलग बात है।
तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमारे यहाँ टॉलरेंस कम हो रही है। आपने देखा है ना, ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल ख़त्म हो गया है। तो जिस तरह हर चीज़ में हमारे यहाँ तहम्मुल ख़त्म हुआ है, इस शोबे में भी ख़त्म हुआ है। यानी अब से 10-15 साल पहले की जो मेरी प्रैक्टिस थी और जो अब की प्रैक्टिस है, मैं इसमें बहुत बड़ा फ़र्क देख रही हूँ। पहले लोग बहुत तहम्मुल से इंतज़ार करते थे नॉर्मल डिलीवरी का, और अगर इसके नतीजे में कोई भी प्रॉब्लम हो, इतना लंबा इंतज़ार करने के नतीजे में, तो वो इस पर डॉक्टर को कसूरवार नहीं ठहराते थे। अब बहुत शोर हंगामा होता है, ज़रा सी देर में दरवाजे खिड़कियाँ टूटने लगते हैं, वीडियो बनने लगती है, सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है कि फ़लाने डॉक्टर ने ये कर दिया, इसने हमारे बच्चे के साथ ये कर दिया, इसने हमारी मदर के साथ ये कर दिया। देखिए, डॉक्टर जान के आपका नुकसान नहीं करता। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ का दुश्मन नहीं होता, और ना ही कोई अपनी शोहरत का दुश्मन होता है कि अपने लिए बुरा नाम कमाएगा। अगर वो आपके फ़ायदे में आपको प्रोलॉन्ग ट्रायल दे रहा है, तो इसके नतीजे में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो सब्र और तहम्मुल की इंतहाई ज़रूरत होती है, जो कि उस वक्त नहीं हो रही होती है। शायद हम अपनी खुशी का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बस जल्दी से बच्चा और हम सब खुशी मनाएं, लेकिन बच्चा पैदा होने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें तहम्मुल का मुजाहरा ना हो और चीख पुकार शुरू हो जाए और आप डॉक्टर को ब्लेम करने लगें, तो इस ब्लेम गेम में नुकसान आमतौर पर मरीज़ ही का होता है, और बाद वक़्त गैर ज़रूरी ऑपरेशन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, हमारा अगर आप शुरू से देखें कि सिजेरियन रेट क्यों बढ़ रहा है, तो अगर हम बैक में जाएँ, तो जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ लाइफ स्टाइल की, आपने देखा होगा मेरी हर गुफ्तगू में लाइफ स्टाइल का बहुत जिक्र होता है, वो अभी भी होगा, इसलिए कि उसका भी रोल है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है, अभी आप देखें बुक्स में भी लिखा हुआ है, हर किस्म के जर्नल्स में भी भरा हुआ है कि हाई सोशो इकोनॉमिक क्लास में सिजेरियन सेक्शन इज़ मोर कॉमन। हाई सोशो इकोनॉमिक क्लास, एजुकेटेड क्लास, या वो लोग जो बहुत अमीर हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं, वही जो हाई सोशो इकोनॉमिक, तो उसमें ये रेट ज़्यादा है। लेकिन आप सोचो उसमें ये रेट क्यों ज़्यादा है, लो सोशो इकोनॉमिक में क्यों कम है? तो अगेन लाइफ स्टाइल की बात आती है कि लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा है, हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का शिकार हैं, हम ओबेसिटी का शिकार हैं, और प्रेग्नेंट होने के बाद तो लाइसेंस मिल जाता है सिर्फ खाने और लेटने का, कि अब बहू जो मांगेगी उसे वो खाने को देना है, उसने हिलना नहीं है, उसने बिस्तर से कदम नहीं उतारना है, बस ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, झुकना नहीं, चलना नहीं, इधर ना जाना, उधर ना बैठना। यानी इवन नमाज भी डे 1 से लड़कियां कुर्सी पे बैठ के पढ़ने लग जाती हैं। इसकी क्या ज़रूरत है, जो मेरी समझ में नहीं आता। वो शॉपिंग सेंटर में तो घूम सकती हैं, लेकिन वो नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हैं। ऐसा क्यों है कि मैं भी नहीं समझ पाती हूँ। तो ये जो एक अलग से एक बिहेवियर है प्रेगनेंसी के लिए हमारा, कि आपको प्रेग्नेंट होते ही सिर्फ बैठ जाना है और सिर्फ खाते रहना है। वज़न इतना बढ़ा लेती हैं कि आप देखिए कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन में ओबेसिटी का बहुत जिक्र है, मोटापा, गैर ज़रूरी मोटापा जो लड़कियां अपने ऊपर चढ़ा लेती हैं प्रेग्नेंट होते ही, ये भी एक रीज़न बनता है सिजेरियन सेक्शन का। इसके नतीजे में उनको जो शुगर हो जाती है, जिसे बेबी शुगर भी कहते हैं आम ज़बान में, कि प्रेगनेंसी में हो गई है, उसके नतीजे में बच्चे का वज़न बहुत बढ़ जाता है, मैक्रोसोमिक बेबी हो जाता है, वो भी नॉर्मल पैदा होना उसका मुश्किल होता है। शुगर वालों के वैसे ही नॉर्मल डिलीवरीज मुश्किल होती है, इससे कि बच्चों के कंधे भारी हो जाते हैं, तो शोल्डर डिस्टोर्शन, कंधे फंसने का खतरा होता है, तो डॉक्टर भी डर के मारे सीजर कर देते हैं। तो लाइफ स्टाइल की वजह से कितने सीजर हो रहे हैं। फिर जो लड़की 9 महीने बिस्तर पे बैठी रही है, अब लास्ट 1-2 हफ्ते में उसे कहा जाता है आप खूब वॉक करो ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो 9 महीने जो हड्डी जोड़ सारे बंद रहे हैं, सारी मसल्स बंद रहे हैं, वो 1-2 हफ्ते में कैसे खुल जाएंगे? तो शुरू से क्यों नहीं हम एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते, क्यों नहीं अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखते, क्यों नहीं अपने चलने फिरने को उसी तरह रखते जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले था। अगर आप पहले चलते फिरते थे तो अब क्यों नहीं? मैंने देखा है लड़कियां इवन अपनी नौकरियां छोड़ देती हैं, अपनी जॉब को लात मार देती हैं कि बस अब हम प्रेग्नेंट हो गए, अब हम इतनी दूर जॉब करने नहीं जाएंगे, हम तो घर बैठेंगे, रिक्शा में ये ना हो जाए, बाइक पे वो ना हो जाए, यहाँ पे वो ना हो जाए, वहाँ पे वो ना हो जाए। लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जब आपके घर में आपकी मासी प्रेग्नेंट होती है, तो क्या आप प्रेग्नेंट होती है आपने उसे छुट्टी दे दी होती है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गए, अब बिस्तर पे बैठो, अब तुम झुकना नहीं, झुक के झाड़ू पोछा नहीं करना, चलना नहीं, पैदल चलते हुए मेरे घर तक नहीं आना? उसको तो हम ऐसा कोई कंफर्ट नहीं देते, और वो जाके नॉर्मल डिलीवर भी हो जाती है, उसका बच्चा भी नहीं गिरता। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये क्लास का फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है। इसको समझिए कि खेतों में काम करने वाली ख़वातीन या घरों पे काम करने वाली ख़वातीन, लेबर ख़वातीन, इनके पास नॉर्मल डिलीवरी रेट क्यों ज़्यादा है, सिजेरियन रेट क्यों कम है, और हमारे पास क्यों ज़्यादा है? तो हमें डेप्थ में जाके अपने लाइफ स्टाइल को देखना होगा कि प्रेगनेंसी में जो मिथ्स हमने बनाए हुए हैं, ये यूजुअली हमें सीज़र की तरफ लेके जा रहे होते हैं।
लड़की का जो दिल चाह रहा है बस वो वही खाएगी। अब चाहे उसका मीठे का दिल चाह रहा है तो बेतहाशा मीठा खाती रहती है, कोई उसे रोकने और समझाने वाला नहीं होता कि इसके नतीजे में भी सिजेरियन रेट बढ़ेगा। तो लाइफ स्टाइल पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक्टिविटी और अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। फिर उसके बाद हम प्रेगनेंसी को जो हवा बना लेते हैं, जो मिस बना लेते हैं, और उसके नतीजे में जो वेट गेन और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है, फिर बीमारियां शुरू होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, या जैसे आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से सब फर्टिलिटी बहुत बढ़ रहा है, यानी बांझपन, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उसका फिर इलाज होता है। इलाज के नतीजे में जो बच्चे ठहरते हैं आमतौर पर ये ट्विन और मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें भी सिजेरियन रेट बढ़ता है। या देर से बच्चा ठहरा है तो प्रीशियस प्रेगनेंसी, नहीं जी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हमारे तो इतने साल बाद बच्चा ठहरा है, आप सीजर कर दें, आप नॉर्मल का रिस्क ना लें, अगेन सिजेरियन रेट बढ़ता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में सिजेरियन रेट बढ़ता है। इंक्रीजिंग एज, अब आप देखें शादियां देर से हो रही हैं, इंक्रीजिंग एज एक रिस्क फैक्टर है, यानी देर से शादी हो, देर से बच्चे हों तो सिजेरियन डिलीवरी का रेट बढ़ता है। या पहला बच्चा, पहले बच्चे में चूँकि लंबा टाइम लगता है बच्चा पैदा होने में, अगेन वही तहम्मुल की बात है कि अगर हमारे अंदर तहम्मुल कम हो रहा है, डॉक्टर के पास भी कम है, पेशेंट के पास भी कम है, उसके अटेंडेंट के पास भी कम है, तो प्रोलॉन्ग लेबर को टॉलरेट नहीं करते हैं और फिर सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं। तो ये पहला बच्चा अगर हो तो भी सिजेरियन रेट ज़्यादा होता है। या फिर ग्रैंड मल्टी, यानी कि जिनके 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी हड्डी अब इस काबिल नहीं रही होती है कि उसमें से कोई बड़ा बच्चा गुजर सके एज की वजह से, और बच्चे हर आने वाली नई प्रेगनेंसी के साथ बड़े हो रहे होते हैं, और ज़्यादा वजन के पैदा हो रहे होते हैं। तो 5 डिलीवरी के बाद ज़्यादातर डिलीवरीज में सीजर होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो अगेन यहाँ भी मल्टीपैरिटी भी हमारे इंक्रीज सिजेरियन रेट में आती है। एक चीज़ और है जो कि हमारा सिजेरियन रेट बढ़ा रही है, वो है मैटरनल विश। आपने तो शायद ना इतना नोट किया हो, लेकिन हमारे मेडिकल के डॉक्टर जिससे अग्री करेंगे कि हमारे अक्सर इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन में लिखा होता है मैटरनल विश, यानी लड़की हमसे पर्दे के पीछे जब हम उसे एग्जामिन कर होते हैं चुपके से कहती है कि जी हम मेरा सीजर कीजिएगा, मेरे ससुराल वालों को नहीं बताइएगा, मैं पेन नहीं लेना चाहती। लेकिन आप उनसे नहीं कहिएगा कि मैंने ऐसा कहा वरना वो सीजर नहीं होने देंगे, आप मेरा सीजर कर दें, मैं पेन नहीं लूँगी। तो लड़कियाँ ऐसा क्यों चाह रही हैं, ये सिजेरियन क्यों चाह रही है? इसकी डेप्थ में जाके जब हमने उनसे सवाल किए तो पता चला कुछ पेन से खौफजदा हैं, कुछ लंबे लेबर से खौफजदा हैं, कुछ इस बात से खौफजदा हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो निचले जिस्म में जो तब्दीलियाँ आएंगी उससे उनकी आइंदा की सोशल और सेक्सुअल लाइफ पे असर पड़ सकता है, तो वो अपना जिस्म ख़राब होने से खौफजदा हैं। और कुछ को टाइम और डेट की बहुत परवाह है कि मुझे इस टाइम पे बच्चा चाहिए, इस डेट पे बच्चा चाहिए, तो ये तो नॉर्मल के लिए मुमकिन नहीं है, मैं अपनी पसंद की डेट और अपने पसंद के टाइम पे बच्चा चाहती हूँ। कुछ ये है कि वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती हैं कि पता नहीं कब लेबर पेन स्टार्ट होंगे, दिन में होंगे, रात में होंगे, ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, तो वो इसलिए भी सीजर चाहती हैं। तो अगर हम मैटरनल विश पे भी काम करें तो जैसे हमने अभी बात की कि हम लास्ट में देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो इससे भी सिजेरियन रेट कम करने में हमें मदद मिल सकती है। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल किस हद तक इन्वॉल्व है इंक्रीज सिजेरियन रेट में। तो हॉस्पिटल की इन्वॉल्वमेंट, जिन हॉस्पिटल्स में मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई, हो सकता है कहीं होती हो लेकिन ऐसा बहुत कम है। हॉस्पिटल कभी भी किसी का ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हॉस्पिटल चूँकि डॉक्टर को सिजेरियन की ज़्यादा पे करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या वो हॉस्पिटल जिनका बाकायदगी से ऑडिट नहीं होता, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो हम इस पर भी बात करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे इससे बचा जाए। तो अब हम आते हैं अपनी इस गुफ्तगू के दूसरे मरहले की तरफ कि इस बढ़ते चढ़ते सिजेरियन रेट को कैसे कम किया जाए। तो जनाब अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो अगर हम डॉक्टर की बात करें तो मेरा मशवरा होगा कि अगर डॉक्टर की फ़ीस सिजेरियन और विजाइनल डिलीवरी की बराबर कर दी जाए तो शायद इससे फ़र्क पड़े और कुछ बेहतरी आए, लेकिन आएगी या नहीं इसके ऊपर कोई हतमी फैसला भी नहीं किया जा सकता। दूसरा फैक्टर जो भी हमने डिस्कस किया, टाइम, कि टाइम बहुत लगता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो हो सकता है डॉक्टर अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हो। तो देखिए सारी दुनिया में मिडवाइफ्स का तस्वुर है, हर डेवलप्ड कंट्री में भी मिडवाइफ्स होती हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, और ये डिलीवरीज कराती हैं। पाकिस्तान में न जाने क्यों इन मिडवाइफ्स को इतना बुरा हम क्यों समझते हैं और क्यों इनसे डिलीवरी नहीं कराते। मिडवाइफ्स को एंटर होना चाहिए हॉस्पिटल्स में और इंतजामिया का पार्ट होना चाहिए ये।
और मिडवाइफ जो है वो बहुत अच्छी 1-to-1 केयर देती है किसी भी पेशेंट को भी अच्छी केयर मिलती है, डॉक्टर को भी अपनी दूसरी मसरूफियात के लिए टाइम मिल जाता है कि वो अपनी ओपीडी कर सकता है, अपने दूसरे ऑपरेशंस कर सकता है और इस दौरान वो मिडवाइफ उस पेशेंट की पूरी केयर करती है। डॉक्टर 24 आवर्स उस पेशेंट के लिए ऑन कॉल है, लेकिन मिडवाइफ कंटिन्यूली उस पेशेंट को देख रही है। तो अगर हॉस्पिटल, पेशेंट, उसके अटेंडेंट और डॉक्टर इस पर एग्री करते हैं तो मिडवाइफ्स हमें बहुत हेल्प कर सकती हैं, बहुत टाइम सेव कर सकती हैं और सिजेरियन रेट को नीचे लाने में हमारी बहुत हेल्प कर सकती हैं। ये भी मेरा एक सजेशन है। अब इस तरह पेशेंट की साइड पे अगर आते हैं तो पेशेंट के खौफ को कम करना होगा जो उसे नॉर्मल डिलीवरी से महसूस हो रहा है। तो हमें उसके लिए एंटीनेटल क्लासेस अरेंज करनी होंगी, यानी ज़च्चगी से पहले की क्लासेस जिसमें उस मरीज़ को समझाया जाए कि ज़च्चगी कैसे होगी, इसमें क्या क्या हो सकता है और उससे कैसे नबरदाज़मा हुआ जाएगा, और उसको रिलैक्स किया जाए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए और कोशिश किया जाए कि बिल्कुल एंड टाइम पे ही उसे लेबर रूम में लें। उससे पहले अगर वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ रहना चाहती है तो उनके साथ रहे, ताकि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, उसको रिलैक्स किया जाए, उसको ऑप्शन दिया जाए कि सिर्फ पेन की वजह से सीजर ना कराएं। पेन तो एपिड्यूरल अवेलेबल होता है अक्सर अस्पतालों में और एपिड्यूरल से भी पेन ख़त्म किया जा सकता है, तो सिर्फ इस चक्कर में सीजर ना करा लें। इसी तरह पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस दिए जाएं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, या इसी तरह के और मैसेजेस जो पब्लिक को अवेयर करें कि इस किस्म की चीज़ों को आप कम करके सिजेरियन सेक्शन रेट को कम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स का रेगुलर ऑडिट किया जाए और बताया जाए कि क्यों सीजर हो रहा है, कौन सी इंडिकेशन से ज़्यादा हो रहा है और किस वजह से हम इसको और किन चीज़ों को हम ठीक करके इस सिजेरियन रेट को कम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सब मिल के इसको कम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम अपनी इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब रहते हैं। अगर इस सिलसिले में कोई बात आपकी समझ में ना आई हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम इंशाअल्लाह इसका जवाब ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे और आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर लिख के भेजिए। अल्लाह हाफ़िज़।